नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी व्याकरण। अंग्रेजी व्याकरण दोस्तों सब्जेक्ट ऐसा है कि आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम में ये आता है। बेसिकली हम लोग इस समय प्रिपरेशन में देख रहे हैं यूपी टेट 2026 को, तो 2026 के लिए थोड़ा सा ये और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए, प्राथमिक और जूनियर दोनों के लिए। तो ये हम लोगों का इंग्लिश का आज का जो क्लास है वो अब तक का अंग्रेजी हमने जो भी क्लास कराए हैं उस इंग्लिश के क्लास में ये हम लोगों का आज का जो क्लास होगा ये 5वां क्लास होगा, इंग्लिश का 5वां 5th क्लास होगा। इसके पहले अंग्रेजी के ऑलरेडी हमने 4 वीडियो बना रखे थे। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार जाइए और ज़रूर चेक करिए अंग्रेजी के हमारे इस सीरीज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यूपी टेट 2026 पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए और सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी व्याकरण का आज का ये टॉपिक वर्ड फॉर्मेशन। इसके जस्ट पहले की बात करेंगे तो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने आर्टिकल को पढ़ा था। आर्टिकल के जो भी यूजेज होते हैं उस सारे यूजेज को देखा था। इसके पहले हमने ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सारी कुछ को हमने ऑलरेडी देख रखा है, पढ़ रखा है। मॉडल ऑग्ज़िलरीज ये सब सारी चीज़ें हमने देख रखा है। तो आज जो है यहाँ से वर्ड फॉर्मेशन से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है? वर्ड फॉर्मेशन एक पार्ट ऑफ स्पीच के शब्द को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदलने और 2 शब्दों को जोड़ करके एक शब्द कंपाउंड वर्ड बनाने की विधि को हम वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। समझ में आया? एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदलने और 2 शब्दों को जोड़कर एक नया कंपाउंड शब्द बनाने की विधि को वर्ड फॉर्मेशन कहा जाता है। प्रत्येक शब्द का जो विकास होता है, उद्गम होता है, वो एक बेस वर्ड से होता है। बेस वर्ड से अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा अनेक शब्द बनते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और डेरिवेटिव्स द्वारा नए नए शब्द बनते हैं जो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच, जेंडर या नंबर के होते हैं। इस प्रकार नाउन से वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब आदि बनाए जा सकते हैं। प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग शब्दों से पहले जोड़े जाते हैं और सफिक्स शब्दों के बाद में जोड़ा जाता है। उनके जोड़ने से अलग अलग प्रकार के नए शब्द बनते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स हमेशा शब्द के पहले लगता है यानी कि बिफोर, और ये सफिक्स हमेशा आफ्टर लगता है। और ये आपका बेस में क्या है, बीच में मूल शब्द रहता है, जो मेन सब्जेक्ट होता, मेन जो वर्ड रहता है वो रहता है। इसके आगे प्रीफिक्स लगा देंगे तो एक नया वर्ड बन जाएगा। इसी मेन वर्ड के पीछे अगर एक सफिक्स लगा देंगे तो एक नया वर्ड जनरेट हो जाएगा, बन जाएगा। सफिक्स को कन्वर्जन सफिक्स कहते हैं क्योंकि इनके जोड़ने से कोई शब्द एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में या एक काइंड से दूसरे काइंड में बदला जा सकता है। ठीक है, तो आपको बेसिक चीज़ें स्पष्ट हो गई। सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है हिंदी में समझिए। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? उपसर्ग। आपने हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग। सफिक्स मतलब होता है आपका प्रत्यय। ठीक है, और ये आपका मेन शब्द है, मुख्य शब्द है। आगे इसके बाद आता है आपका प्राइमरी वर्ड। प्राइमरी वर्ड क्या होता है दोस्तों, और प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्राइमरी वर्ड किसे कहते हैं? जिन शब्दों के आरंभ में कोई प्रीफिक्स या अंत में कोई सफिक्स नहीं लगा होता है उन्हें हम प्राइमरी वर्ड कहते हैं, प्राथमिक वर्ड कहते हैं। इन्हीं प्राइमरी वर्ड्स को विभिन्न नियमों के द्वारा एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदला जाता है। स्पष्ट हो गया? चलिए अब समझिए प्रीफिक्स यानी उपसर्ग क्या होता है। प्री धन फिक्स बराबर प्रीफिक्स होता है।
प्री का मतलब होता है पहले तथा फिक्स का मतलब होता है अर्थ। अर्थ लगाना अर्थात पहले लगाना। तो प्री का अर्थ है पहले और फिक्स का अर्थ, अब फिक्स का मतलब होता है अर्थ लगाना। तो पहले जो भी लगाया जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। शब्द का वह भाग या सिलेबल जिसे प्राइमरी वर्ड से पहले लगाकर उसका रूप या अर्थ बदला जाता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फूल। फूल क्या है, नाउन बिफोर वर्ब, यानी फूल ये क्या है, एक शब्द है, संज्ञा है, और इसके पहले जो है ये क्या लगता है, तो ये नाउन, यानी कि ये इसके पहले बिफोर जो है पहले, यानी पहले का मतलब क्या है, प्रीफिक्स, और क्या है ये वर्ब। लार्ज क्या है, एक एडजेक्टिव है, और इन लार्ज क्या है, एक वर्ब है। हैप्पी क्या है, एक एडजेक्टिव है, और अनहैप्पी क्या है, एक एंटोनिम है। लाइक एक वर्ब है और डिसलाइक एक एंटोनिम है। ठीक है, तो प्रीफिक्स के द्वारा क्या होता है, प्रीफिक्स के द्वारा वर्ब एवं एंटोनिम बनाए जाते हैं। क्या होता है, प्रीफिक्स यानी उपसर्ग के द्वारा हम क्रिया और विलोम शब्द बनाते हैं। पहले में फूल क्या था, एक नाउन था। बी फूल यानी बी आगे लगा दिया तो क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। लार्ज पहले था, इसके आगे ईएन लगा दिया तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। पहले लार्ज क्या था, एडजेक्टिव था, आगे ईएन हमने उपसर्ग लगा दिया तो ये वर्ब हो गया। पहले हैप्पी क्या था, एक एडजेक्टिव था, इसके पीछे हम लोग, इसके आगे हमने अन यूएन लगा दिया तो ये क्या हो गया, अनहैप्पी, यानी कि एंटोनिम बन गया। लाइक एक वर्ब था, इसके आगे हमने DIS डिस लगा दिया तो ये विलोम हो गया, एंटोनिम बन गया। तो प्रीफिक्स के द्वारा हम वर्ब और एंटोनिम बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे सफिक्स और इंट्रोडक्शन टू नरेशन। सफिक्स क्या होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रत्यय। प्रत्यय शब्द का वह भाग, सिलेबल, जिसे प्राइमरी वर्ड के अंत में लगा करके उसका रूप या अर्थ बदला जाता है उसे हम सफिक्स कहते हैं। जैसे कि एग्री। एग्री क्या था, एक वर्ब था, एक क्रिया वाक्य है, क्रिया का शब्द है, लेकिन इसके आगे मेंट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट एक नाउन हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ब्रेव एक एडजेक्टिव शब्द है, एडजेक्टिव वर्ड है, इसके आगे RY लगा देंगे तो ये ब्रेवरी नाउन हो जाएगा। जस्ट एक एडजेक्टिव वर्ड है, लेकिन इसके आगे इसके अंत में FY जोड़ देंगे, जस्टिफाई हो जाएगा तो ये वर्ब हो जाएगा। बोल्ड एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसके आगे LY लगा देंगे, सॉरी इसके पीछे LY लगा देंगे तो ये एडवर्ब हो जाएगा। तो यानी कि सफिक्स जो होता है ये शब्द के अंत में यानी कि लास्ट में लगता है और वो जो है शब्द का अर्थ बदल जाता है। यानी कि सफिक्स के द्वारा हम क्या करते हैं, सफिक्स के द्वारा हम वर्ब्स, नाउन, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब बनाते हैं। यानी कि सफिक्स यानी प्रत्यय लगा करके हम क्रिया, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण ये हम बनाते हैं। यानी कि वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब हम सफिक्स लगा करके बनाते हैं अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, तो आपको प्रीफिक्स और सफिक्स समझ में आ गया। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक है अपना नरेशन। नरेशन क्या होता है दोस्तों, नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कथन। कथन यानी कि एक कोई चीज कहना। नरेशन हमेशा दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच। जब डायरेक्ट स्पीच क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता यानी स्पीकर के स्टेटमेंट यानी उसकी बात को ज्यों का त्यों रखता है तो इसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता की बातों को ज्यों का त्यों जैसा वक्ता ने कहा है वैसा ही सेम टू सेम कह दे तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर रवि सेड टू मी, यानी कि रवि ने मुझसे कहा ही विल गो टू कॉलेज टुमारो, यानी कि वो कल अपने विद्यालय जाएगा। तो यहाँ रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा कि वह कल अपने विद्यालय जाएगा। तो यहाँ पे रवि के द्वारा जो बातें कही गई है वो डायरेक्ट जो है वो कह दिया गया है वक्ता के द्वारा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जो होता है ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं, इनके भी दो भाग होते हैं। एक होता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं,
डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, पहला होता है रिपोर्टेड स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। पहला होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच, दूसरा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टेड जो स्पीच होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ही सेड, उसने कहा, आई एम ग्लैड यू आर हियर। आई एम ग्लैड यू आर हियर यानी तुम्हारे यहाँ होने से मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, उसने मुझसे कहा, ही सेड, वह कहा, आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे यहाँ होने से। ठीक है, यही बातें जब रिपोर्टिंग स्पीच में यानी कि डायरेक्ट स्पीच में कही जाती है, तो रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सी सेड, तो सी सेड क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी सेड जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच हो जाएगा। आई एम हियर टू पे माई रिस्पेक्ट, आई एम हियर टू पे माई रिस्पेक्ट, सी सेड यानी कि वह कही, आई एम हियर, मैं यहाँ पे अपने सम्मान के साथ हूँ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देखिए कितना बढ़िया चित्र बना के समझाया गया है। ये जो वर्ड है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्ड जो है आपका ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, और ये जो है पूरा आपका पूरा सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच आपको कंफर्म हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच और बेसिक रूल फॉर चेंजेस। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता यानी स्पीकर के कथन मतलब बात को अपने शब्दों या भाषा में कहता है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, रवि टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू कॉलेज द नेक्स्ट डे। अर्थात रवि ने कहा कि वह अगले दिन स्कूल में जाएगा, यानी कि रवि ने मुझसे कहा कि वह अगले दिन स्कूल जाएगा। तो ये बातें यहाँ पे टोल्ड मी दैट जो लगा है ना, दैट लग गया, ये फॉर्म चेंज हो गई, यहाँ नेक्स्ट डे आ गया टुमारो के जगह। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब बदलाव होने लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि किसी की बात को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, और किसी की बात को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट हो गया आपको? चलिए अब देखते हैं कुछ नियम, महत्वपूर्ण नियम, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम क्या होते हैं। सबसे पहले, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर इन्वर्टेड कामा जो होता है, जैसे कि आपका इन्वर्टेड कामा यहाँ पे लगा हुआ था, उस इन्वर्टेड कामा हटा दिए जाते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग जो वर्ब होते हैं उनका टेंस देखा जाता है। यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। बहुत ध्यान से आपको ये नियम समझने की ज़रूरत है दोस्तों। एक बार पुनः समझिएगा, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर हमेशा इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। उसके बाद रिपोर्टिंग जो वर्ब होते हैं उनका टेंस देखा जाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो कोई परिवर्तन हम रिपोर्टेड स्पीच में नहीं करते हैं, केवल पास्ट में करते हैं। तो वो क्या है, आगे चलिए नियम में भी समझते हैं हम लोग। यहाँ पे अब आपका चेंजेज होगा, टेंस चेंजेज इन नरेशन पास्ट टेंस। पहले ही मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में और फ्यूचर में रहेगा तो
रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन पास्ट में रहेगा तो परिवर्तन होगा। तो यहाँ पास्ट में अब कैसे परिवर्तन होगा, चलिए देखते हैं। तो अब देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने की स्थिति में टेंस में इस प्रकार परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि डायरेक्ट नरेशन में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डायरेक्ट नरेशन है तो उसको हम सीधे पास्ट इंडेफिनिट में इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट इनडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट में अगर है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ज्यों कहते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट वाले शब्द को ही उठा करके इनडायरेक्ट में भी रख लेते हैं। यानी परिवर्तन केवल 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही 6 टेंसों में परिवर्तन होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बदलने की स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इनडेफिनिट अगर रहेगा तो इसको पास्ट परफेक्ट कर देंगे, कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देंगे, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको स्पष्ट हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मॉडल्स और फ्यूचर टेंस में क्या परिवर्तन होता है। डायरेक्ट में अगर आपका कैन दिया है तो ये इनडायरेक्ट में आपका कुड हो जाएगा। डायरेक्ट में अगर आपका मे दिया है तो ये इनडायरेक्ट में आपका माइट हो जाएगा। कुड, शुड, वुड, माइट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा डायरेक्ट नरेशन में रहेगा वैसा ही इनडायरेक्ट नरेशन में भी रहेगा। तो जो परिवर्तन होते हैं उसको मैंने कुछ इस तरीके से चार्ट में आपको बना करके दे दिया है दोस्तों। इसको आप लोग देखिएगा, ध्यान रखिएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन होता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पर्सन चेंजेज इन रिपोर्टेड स्पीच। पर्सन कैसे चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच में? सबसे पहले सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन में कोई चेंजेज यानी कि नो चेंजेज होता है। ठीक है। थर्ड, इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन का परिवर्तन फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यानी कि फर्स्ट पर्सन जो ये वाला है, ये सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसके सब्जेक्ट के अनुसार ये बदलता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक है, यानी कि आपका फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा और सेकंड पर्सन जो है वो आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। थर्ड पर्सन जो होता है यानी कि थर्ड पर्सन, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सेम टू सेम जैसा रहेगा वैसा ही उसको रख देते हैं। अब बात करते हैं आगे पर्सन्स का। तो पर्सन का परिवर्तन करते समय यदि पर्सन बहुवचन में है तो परिवर्तन भी बहुवचन के अनुसार ही होगा। यदि पर्सन पोसेसिव केस में है तो परिवर्तन भी उसी के अनुसार ही होगा। और पर्सन का परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में पर्सन का नंबर एवं केस नहीं बदला जाता है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है दोस्तों ग्रामर में। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। अब चलते हैं आगे, रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेज। रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेज कहाँ होते हैं? देखिए, इसमें चौथा पॉइंट कर रहा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, विल से या सेड रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी से, सेज, विल से या सेड ही रहेगा। मतलब कि इसमें कोई चेंजेज या कोई परिवर्तन नहीं होगा।
ठीक है। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू लगा हो तो परिवर्तन जो है कुछ इस प्रकार से बदलेगा। जैसे कि सेज प्लस टू अगर लिखा है तो उसको हम टेल में बदल देंगे, अगर सेज टू लिखा है तो उसको हम टेल्स में बदल देंगे, और अगर सेड प्लस टू लिखा है तो उसको हम टोल्ड में बदल देते हैं। तो ये आपका जो है बदलता है किसके अनुसार, टू के अनुसार। जैसे अगर टू यहाँ पर ऐड हो गया है तो उसको हम इस प्रकार से चेंज कर लेते हैं, अगर केवल टू लगा हो तो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं पांचवा पॉइंट। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सामान्य वाक्यों में दैट का प्रयोग किया जाता है। कैसे, आगे देखिएगा। डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट सेंटेंस है ही सेज आई एम गोइंग टू कश्मीर, वह कहा मैं कश्मीर जा रहा हूं। इनडायरेक्ट में अगर कहना है तो ही सेज दैट, उसने कहा कि ही इज गोइंग टू कश्मीर, यानी कि उसने कहा कि वह कश्मीर जा रहा है। तो यहाँ दैट लग गया और सेज का सेज सेम टू सेम हो गया, और आई के जगह पे क्या हो गया, ही लग गया, और एम के जगह पे इज लग गया, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ही के साथ इज का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले यह देखना होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है, यह प्रेजेंट टेंस है, अतः रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेज है, अतः इनडायरेक्ट में भी सेज ही रहेगा। रिपोर्टेड स्पीच में आई अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट ही के अनुसार बदल करके आई का ही हो जाएगा और एम का वर्ब बदल करके इज हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ही का इज हो गया और आई का एम हो गया। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट एक और सेंटेंस देख लेते हैं। सी सेज टू मी, वह मुझसे कही यू आर राइटिंग ए लेटर टू हिम, यानी कि तुम मुझे एक लेटर लिखो। इनडायरेक्ट में क्या कहना है, सी टेल्स मी, यानी कि उसने मुझसे कहा दैट आई एम राइटिंग ए लेटर टू हिम, यानी कि मैं उसको एक पत्र लिखूं। ठीक है, नेक्स्ट आगे है, इस वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है, रिपोर्टिंग वर्ब ये है आपका सेज। तो सेज टू को किस में बदल दिया गया है, टेल्स में बदल दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको पीछे यहाँ पे आपको दिखाया था। ये सेज टू को टेल्स में बदल दिया गया है। ठीक है, वही है ये आपका सेज टू को टेल्स में बदल दिया गया है। इस वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू बदल करके टेल्स हो जाएगी, और रिपोर्टेड स्पीच में यू एवं हिम सेकंड एवं थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, अतः ऑब्जेक्ट मी के अनुसार हो जाएगा, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन हिम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे बताया था। कहाँ, यहाँ पे, कि थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हैं कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइम एंड प्लेस वर्ड चेंजेस में। देखिए जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होता है। जैसे कि डायरेक्ट नरेशन टुडे, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब जाके हम रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करते हैं। अगर टुडे है तो उसको हम दैट डे बोलेंगे इनडायरेक्ट में। टुमारो अगर है तो हम उसको द नेक्स्ट डे बोलेंगे, द फॉलोइंग डे बोलेंगे। यस्टरडे अगर है तो उसको द प्रीवियस डे बोलेंगे। लास्ट वीक मंथ और ईयर है तो द प्रीवियस वीक मंथ और ईयर बोलते हैं। द लास्ट फोर्टनाइट है मतलब कि द प्रीवियस फोर्टनाइट होगा, और द डे बिफोर यस्टरडे होगा तो द डे बिफोर प्रीवियस डे होगा। ये आपका इनडायरेक्ट में नरेशन चेंजेज होते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, दिस का क्या हो जाता है, दैट हो जाता है। दीज का आपका दोज हो जाता है। हियर का देयर हो जाएगा। नाउ का देन हो जाएगा। एगो का बिफोर हो जाएगा। थस का सो हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन टेंस वाइज की बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डायरेक्ट टेंस को कहते हैं, जैसे कि डायरेक्ट टेंस रहता है आपका, सेंटेंस रहता है
ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, आई नेवर ईट मैंगोज, मैं आम कभी नहीं खाऊंगा, मैं आम कभी नहीं खाता। आई नेवर ईट मैंगोज, आई नेवर ईट मैंगोज। अब इनडायरेक्ट में हमको कहना है तो ही टोल्ड मी, यानी कि उसने मुझसे कहा दैट ही नेवर एट मैंगोज, यानी कि वह मुझसे कहा है कि वह मैंगोज कभी नहीं खाता है। कभी का सॉरी एट लगा है मतलब सेकेंड फॉर्म, यानी कि वह कभी नहीं खाता था। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा? डायरेक्ट अगर है राहुल सेड टू अनुज, राहुल अनुज से कहता है आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देखता हूं। तो इनडायरेक्ट में कहेंगे राहुल टोल्ड, राहुल ने अनुज से कहा दैट ही वाज वॉचिंग टीवी, यानी कि ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस का बदल जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नरेशन टेंस वाइज अगर देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? डायरेक्ट सेंटेंस अगर कोई कहता है अंजलि सेड, अंजलि कहती है आई हैव ऑलरेडी कुक्ड, मैं पहले ही खाना बना चुकी हूं। अब इनडायरेक्ट में आपको कहना है तो अंजलि सेड दैट शी हैड ऑलरेडी कुक्ड, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट, यानी कि अंजलि सेड दैट, अंजलि ने कहा कि वह जो है खाना पहले ही बना चुकी थी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, जैसे कि डायरेक्ट सेंटेंस में आप कहेंगे सोनू सेड टू मी, सोनू ने मुझसे कहा आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, यानी कि मैं सोनू ने मुझसे कहा कि वह पिछले 1 घंटे मतलब कि वह 1 घंटे से बुक पढ़ रहा है। अब यहाँ पे इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सोनू टोल्ड मी दैट ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर, यानी कि सोनू ने मुझसे कहा है कि वह पिछले मतलब 1 घंटे से पढ़ रहा था। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे रहेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। डायरेक्ट टेंस अगर कहता है सी सेड टू सचिन, सी सेड टू सचिन, तो यानी कि वह सचिन से कहती है आई वेंट टू मसूरी लास्ट वीक, कि वह पिछले हफ्ते मसूरी गई थी। इनडायरेक्ट में अगर उसको बोलेंगे तो सी टोल्ड सचिन दैट, यानी कि वह सचिन से कहती है दैट सी हैड गॉन टू मसूरी द प्रीवियस वीक, यानी कि वह जो है सचिन से कहती है कि वह पिछले हफ्ते मसूरी जो है वो जा चुकी थी। ठीक है, आगे अब आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को जो है हम कैसे बदलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में अगर टेंस है तो डायरेक्ट में अगर रहेगा तो सी सेड टू मी, यानी कि उसने मुझसे कहा, वह मुझसे कही आई वाज वेटिंग फॉर यू, यानी कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इनडायरेक्ट में लिखेंगे सी टोल्ड मी दैट सी हैड बीन वेटिंग फॉर मी, यानी कि वो मुझसे कही कि वह मेरा इंतजार कर चुकी थी। ठीक है, आगे पास्ट परफेक्ट में रहेगा ही सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। इनडायरेक्ट में रहेगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड हैज का हैव का हैड बदल जाएगा और सेड टू मी का जो है वो टोल्ड बदल जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर आता है तो ही सेड, डायरेक्ट सेंटेंस में ही सेड आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, यानी कि वह कहता है कि वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल चुका था। तो ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, तो यहाँ पे आपका हैड बीन का जो है वो हैड बीन में ही रहेगा और यहाँ पे केवल आपका सेड के जगह पे दैट का प्रयोग हो जाएगा और आई ही हो जाएगा। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। डायरेक्ट सेंटेंस का आता है फ्यूचर इंडेफिनिट में कि सोएब सेड टू सौरभ,
शोएब सौरभ से कहता है आई शैल राइट अ लेटर, मतलब कि शोएब सौरभ से कहता है कि आई शैल राइट ए लेटर, मैं तुम्हें एक लेटर लिखूंगा। इनडायरेक्ट में शोएब टोल्ड सौरभ दैट ही वुड राइट ए लेटर, शोएब सौरभ से कहता है कि वह एक लेटर लिखेगा। ठीक है, तो ये नरेशन आपका टेंस वाइज हो जा रहा है। फ्यूचर कंटिन्यूस में आता है कुलदीप सेड टू अनुज, कुलदीप अनुज से कहता है नेहा विल बी वेटिंग फॉर यू, नेहा तुम्हारा वहां पे, नेहा विल बी वेटिंग फॉर यू, नेहा इंतजार कर रही होगी। कुलदीप टोल्ड अनुज दैट, कुलदीप अनुज से कहता है नेहा वुड बी वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर हिम, कि नेहा जो है इंतजार कर चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट में अगर आता है तो मोनिका सेड टू अक्षय, मोनिका अक्षय से कहती आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, हम लोग मतलब मैं अपना काम कर चुकी थी, मैं अपना काम कर चुकी होंगी। इनडायरेक्ट में होगा मोनिका टोल्ड अक्षय दैट सी वुड हैव कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक है, विल का वुड में बदल जाएगा और सेड टू को टोल्ड बदल देंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में निशा सेड टू मी आई शैल हैव बीन रीडिंग द बुक, तो यहाँ पे सेड का जो है इनडायरेक्ट में टोल्ड हो जाएगा और शैल हैव का वुड हैव हो जाएगा, बस यही परिवर्तन हो जाएगा आपका, ये नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगर देखते हैं तो आपका एग्जम्पशन यूनिवर्सल ट्रूथ में अगर बात करें, कुछ ऐसे सार्वभौमिक तथ्य होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ प्रोवर्ब यानी कि कहावत और मैथमेटिकल फैक्ट जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट या हैबिचुअल एक्ट मोरलिटी का संदर्भ हो, तो ऐसे वाक्यों का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी इनका टेंस नहीं बदलता है। देखिए जैसे कुछ चीजें अगर आपसे कह दिया जाए कि सूरज जो है वो हमेशा आपका किससे निकलता है, पूरब दिशा में निकलता है, तो उसको आप गलत सही अपना टेंस बदलने के लिए पश्चिम से तो निकालेंगे नहीं। तो सूरज हमेशा जब भी उगेगा तो पूरब से ही उगेगा, ना कि पश्चिम से उगेगा। तो कुछ ऐसे सार्वभौमिक तथ्य होते हैं जो हमेशा सही ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूरज हमेशा पश्चिम दिशा में डूबता है। तो इनडायरेक्ट में भी हम वही कहेंगे ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, केवल हम इसमें दैट लगा देंगे। डायरेक्ट में से द टीचर सेड इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, तो यहाँ पे दैट लगा देंगे केवल। द टीचर सेड दैट इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। डायरेक्ट में से आपका सी सेड 2 and 2 is 4, तो इनडायरेक्ट में भी बस वही होगा, केवल दैट जोड़ देंगे। सी सेड 2 and 2 is 4। अब 2 to 4 आप 2 to 4 ही होगा, तो आप 2 to 6 तो कर नहीं देंगे। तो जो चीज़ें फैक्ट है वो हमेशा वही रहेंगी, बदलेंगी नहीं। डायरेक्ट में कह रहा है कि ही सेड लंदन इज द कैपिटल ऑफ द यूके, सभी जानते हैं लंदन जो है यूके का कैपिटल है, तो यहाँ हम लंदन को बदल करके कुछ और तो करेंगे नहीं, जो सच है वो वही रहेगा। तो ही सेड दैट लंदन इज द कैपिटल ऑफ यूके, यानी कि सार्वभौमिक तथ्य बदलेगा नहीं। आगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में इंट्रोडक्शन। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है? हर वाक्य सेंटेंस में सब्जेक्ट, कर्ता, वर्ब, क्रिया और ऑब्जेक्ट, कर्म होता है। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट, कर्ता, वर्ब, क्रिया और ऑब्जेक्ट, कर्म। और पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे कर्म है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर क्रिया, फिर सब्जेक्ट आपका बाद में आता है। तो अब समझिएगा एक्टिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस क्रियावाच्य वाक्य होता है, जैसे कि जब कर्ता यानी कि सब्जेक्ट कर्म यानी ऑब्जेक्ट को करता हुआ दिखाया जाए तो वो एक्टिव वॉइस होता है। जैसे एग्जाम्पल, राम इज राइटिंग ए लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है। पैसिव वॉइस यानी कि भाववाच्य वाक्य क्या हो जाएगा, जब कर्म कर्ता द्वारा किए जाने को दिखाया जाए, यानी कि एग्जाम्पल, ए लेटर इज रिटन बाई राम, यानी ए लेटर पहले आ जाएगा, राइटिंग का रिटन हो जाएगा और बाई यानी कि राम के द्वारा इज को बाई कर देंगे और राम लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा पैसिव वॉइस में और वर्ब दूसरे नंबर पर रहेगा और सब्जेक्ट आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले एक्टिव में सब्जेक्ट नंबर 1 पे
और नंबर 2 पे आपका वर्ब और नंबर 3 पे आपका लास्ट में कर्म होता है। तो यही बदल जाएगा आपका पैसिव वॉइस में। अब आगे देखेंगे तो और समझ में आएगा। चलिए, रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव। रूल नंबर 1 कह रहा है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट स्वैप, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट स्वैप हो जाता है, चेंज हो जाता है। पैसिव में ऑब्जेक्ट एक्टिव वाक्य के सब्जेक्ट की जगह लेता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे सीता रीड्स ए बुक, सीता बुक पढ़ती है, तो यहाँ पे ए बुक इज रीड बाई सीता, यानी एक बुक जो है वो सीता के द्वारा पढ़ा जाता है। दूसरा रूल कह रहा है कि मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में, जैसे कि पैसिव में मुख्य क्रिया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे कि ईसा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग इज संग बाई ईसा, यानी कि पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया मेन क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है। ठीक है, तो यहाँ सिंगिंग का क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा। यहाँ तीसरा नियम कह रहा है कि यूज ऑफ बाई, यानी बाई का प्रयोग होता है। पैसिव में सब्जेक्ट के पहले हमेशा बाई का प्रयोग होता है। जैसे कि इज रितिका बाइंग टेबल, क्या रितिका ने टेबल खरीदा, इज ए टेबल बीइंग बॉट बाई रितिका, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, हमेशा सब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे अगला चौथा रूल कह रहा है कि अल्टरनेटिव प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन का अल्टरनेटिव क्या होगा। तो यहाँ कुछ वाक्यों में बाई की जगह विथ और टू का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई नो हिम, यानी मैं जानता हूँ, तो पैसिव में हो जाएगा ही इज नो टू मी, यानी कि वह मुझे जानता है। पांचवा नियम कह रहा है रूल नंबर 5, चेंजेस इन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस होता है। जैसे कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वाक्य के टेंस के अनुसार बदलती है। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब चेंजेस इन पैसिव वॉइस, यस और ईएस को हम डू या डज में बदलते हैं और इज और आर में। जैसे कि एक्टिव वॉइस में रीना आर बीइंग बॉट बाई रीना, रीना इज बाइंग रोज, रीना इज बाइंग रोज, यानी कि रीना जो है वो रोज खरीदती है, तो पैसिव हो जाएगा रोज आर बीइंग बॉट बाई रीना, यानी कि रोज जो है वो रीना के द्वारा खरीदा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे है आपका सेकेंड, इज और आर इज बीइंग, इज और आर इज बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। एक्टिव में रहता है आपका ही इज कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट ए, तो यहाँ पे आपका एक्टिव वॉइस में है। और पैसिव में करेंगे तो प्रोजेक्ट ए इज बीइंग कंप्लीटेड बाई हिम। ठीक है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बदल जाता है और कर्ता के पहले आपका बाई लग जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आगे हेल्पिंग वर्ब चेंजेज इन पैसिव वॉइस पार्ट 2 में तीसरा आपका हैज हैव के बारे में देखेंगे। तो हैज बीन और हैव बीन एक्टिव वॉइस में होता है ही हैज बॉट कैंडी फ्रॉम द लोकल स्टोर। पैसिव वॉइस में जब इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाता है आपका कैंडी पहले आ जाएगा, कैंडी हैव बीन बॉट फ्रॉम द लोकल स्टोर। ठीक है, यानी हैज का आपका क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। अगला आपका चौथा है पास्ट सिंपल में डिड और सेकंड फॉर्म वाज और वेयर। जैसे कि एक्टिव में रहेगा ही रोट ए लेटर, तो पैसिव में रहता है ए लेटर वाज रिटन बाई हिम। ठीक है, पांचवा आपका कह रहा है कि वाज और वेयर को हम वाज बीइंग और वेयर बीइंग में बदल देते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में आता है आपका ही वाज कंप्लीटिंग हिज होमवर्क, तो पैसिव में होगा होमवर्क वाज बीइंग कंप्लीटेड बाई हिम। ठीक है, यानी कि वाज बीइंग आपका लग जाएगा, वाज बीइंग का वाज का जो है वो बीइंग लगा के बदल देंगे। छठवां आपका हैड का हैड बीन हो जाता है, ही हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो पैसिव में हो जाएगा द प्रोजेक्ट हैड बीन, यानी कि हैड बीन कंप्लीटेड बाई हिम। ठीक है, अगला सातवां है विल सेल का हम विल बी में बदल देते हैं। एक्टिव वॉइस में होता है आई विल बेक अ चॉकलेट केक, तो पैसिव में सेम सेंटेंस होगा चॉकलेट केक विल बी बेक्ड बाई हिम। ठीक है, तो विल बी में यहाँ पे विल सेल को विल बी में कन्वर्ट कर देते हैं। विल हैव सेल हैव को हम विल हैव बीन में बदल देते हैं।
एक्टिव में होता है ही विल हैव बेक द केक बाई देन, पैसिव में होता है केक विल हैव बीन बेक बाई देन। यानी कि विल हैव का विल हैव बीन और शैल हैव का शैल हैव बीन में चेंजेज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने आज इस वीडियो में पूरा देखा है, और ये आपका अंग्रेजी का ग्रामर का पूरा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट, नए चैप्टर, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।